Yeah, hello everyone. This is Shubham, and this is the first episode of our podcast. And I have my first guest, mere dost and mere mentor, Akshay Sakre. And to give you a brief introduction for Mr. Akshay Sakre, he is a actor, theater artist, writer, and a movement artist, a martial artist, and a dancer. So the list goes on. I'm really glad कि अक्षय सर मेरे फर्स्ट गेस्ट है एंड हियर टू यू अक्षय सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट फील्स रियली गुड. बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो भी टॉपिक्स तुमने मेंशन किए वो हमने ऑफलाइन बहुत बार डिस्कस किया हुआ है. एंड वी यूज्ड टू फील दैट व्हाट इफ वी हैड अ सेटअप एंड देन राइट अवे वी स्टार्ट डिस्कसिंग एंड लेट द पीपल सी ऑल द स्टफ दैट वी हैव गॉट टू डिस्कस. सो आज ये हो रहा है एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड दैट इट हैज़ मैनिफेस्टेड इन दिस वे. वो लगता है ना, हर किसी को लगता है कि हम जो बातें करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर कोई कैमरा होता इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता और बाद में जाके याद आता यार क्या अच्छी अच्छी बातें उस दिन हम रात तक 2 बजे तक बात कर रहे थे और काश ये रिकॉर्ड हो जाता तो बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रहे थे. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा भी लगता है ना कि लाइक मैं बहुत इंटरेस्टिंग मानता हूँ. मैं बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हूँ. मैं जो भी करता हूँ उसको हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना चाहिए. करना चाहिए. हाँ. और ये कल्चर अपने पास है नहीं, पहली बात तो. राइट. अगर तुम बाहर की कल्चर को देखोगे, राइट फ्रॉम उनकी जीनियोलॉजी है ना, किसके वंशज क्या थे, कहाँ से आए, वो सब रिकॉर्डेड होता था. तो एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ कभी अपने पास रही नहीं है. But now it's the era of podcast, so you get to like go through many stuff, which is very good. वो एक शो भी आया था ना यूट्यूब पे, वेयर वी कम फ्रॉम. कोलमन जो जिनको ऑस्कर मिला है, ब्रिटिश एक्ट्रेस, उनका भी एक एपिसोड है कि उनकी जो लीनियज है वो इंडिया में आती है. मतलब उनकी नानी की माँ वो इंडिया में लीनियज है. वहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छा है वेस्ट में, यूके में या यूएस में. और कोर्टनी कॉक्स जो फ्रेंड्स की एक्ट्रेस है, हाँ, वो उनका भी एक एपिसोड है रॉयल फैमिली से में. हाँ, यस एग्जैक्टली. यहाँ तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलना मुश्किल होता है इंडिया में लोगों का. मेरा तो अभी तक बना नहीं है. बहुत इश्यू होता है. इनफैक्ट ये सर्टिफिकेशन और ये सब, इस सब के चक्कर में ना मुझे एक आइडिया आया था और फिर मैंने एक प्ले भी लिखा था इसके ऊपर. ठीक है. जो कागज तो फिल्म बहुत बाद में बनी एंड मैं सरप्राइज हुआ कि सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया. और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, किसी को भी मतलब ये सोच सकता है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ तो क्या हो सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ. बट मैंने ये प्ले 2016 में लिखा था. उसका नाम था उद्ध्वस्त आकाश. ठीक है, प्ले का नाम था. और कंसेप्ट ये था कि लाइक मुंबई की एक लोकल बिल्डिंग होती है और उनको बोला जाता है कि जो भी बिल्डिंग वाल में रहते हैं उन लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की होती है कि ये बिल्डिंग ठीक नहीं है, कभी भी ढह सकती है, हमें रिहेबिलिटेट करवा दिया जाए. ठीक है. तो वो होता है नहीं और फिर हादसा हो जाता है, बिल्डिंग ढह जाती है और सिर्फ एक शख्स बचता है जो उस बिल्डिंग में रह रहा होता है और वो बूढ़ा होता है. He has lost all his loved ones, his family, his friends. कोई नहीं है. Okay? And he has also lost all the documents which he had. Okay? और फिर उसको पता चलता है कि अगर मुझे रहना है तो मुझे अपनी आइडेंटिटी वापस चाहिए. एंड देन ही गोज टू द सरकारी दफ्तर एंड वहाँ क्या करप्शन होता है, उसको कैसे हेल्प आउट नहीं किया जाता है, उसको कैसे फंसाया जाता है कि ये दिस इज़ आ प्रे, ये शिकार मिला है, इसको अभी पकड़ो और मैनिपुलेट करो. एंड एट द एंड ऑफ द प्ले लाइक ही किल्स हिमसेल्फ. सो बड़ा ही सैटारिकल वे में लिखा था. सुनते वक्त बहुत सीरियसनेस फील हो रहा होगा, बट सीरियस टॉपिक है. बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर वाचिंग द प्ले यू विल लाफ लाइक एनीथिंग.
ये बात एक है। चीज है ना कि एक सेंसिटिव टॉपिक को आप इसी यही आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग या आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग आता है ना कि सेंसिटिव टॉपिक को आप कितना इंटरेस्टिंग बनाते हो और कैसे आप प्रदर्शित करते हो उसको अपने दर्शकों के सामने। यही फिल्म मेकिंग का स्किल है मेन, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन या कोई चीज़ बता रहे हो सिर्फ वो बोरिंग ना हो। वो आपको क्या लगता है कितनी ऐसी फिल्में हैं जो वो सटल वे में कोई टॉपिक, जैसे एक आत्म पैम्पलेट पैम्पलेट फिल्म आई थी मराठी की, आपने उसके बारे में सुना होगा कि वो कास्टिज्म सोशल स्ट्रक्चर है उसको कितना सटल तरीके से उसने बच्चों के द्वारा बताया गया है। तो ऐसा आपने किसी प्लेस पढ़े या कोई आपका अनुभव, क्या लगता है आपको कि किस तरह से प्रदर्शित करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है ना कि आफ्टर ऑल आर्ट इज नॉट ओनली अबाउट एंटरटेनमेंट, द प्राइमरी फोकस इज एंगेजमेंट, हम्म एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हम्म व्हाट माई इंटेलिजेंस वांट्स, ओके, एक प्रोडक्ट बना हुआ है उसको मैं देख रहा हूँ और मेरे इंटेलिजेंस के हिसाब से मेरे लिए वो बहुत एक्साइटिंग है, किसी और के हिसाब से वो बिल्कुल बोरिंग हो सकता है। सो वो सकता है। सब्जेक्टिव है, वो बिल्कुल सब्जेक्टिव है। बट अगर आप अवेयरनेस की बात कर रहे हो, है ना, जो सोसाइटल इश्यूज है, जैसे जेंडर बेस्ड हो या फिर क्या कहते हैं, कास्टिज्म है या फिर कास्टिज्म है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये सारे सोसाइटल जो इश्यूज हैं, तो उनको अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो वहाँ आप ये नहीं देखते हो कि कौन से सेट ऑफ ऑडियंस को ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। आप फिल्म मेकर का जो एक सेंस होता है बनाने का, वो हमेशा हाई होना चाहिए। जैसे एक एस्थेटिक सेंस होता है ना, आप कुछ भी म्यूजिक सुनते हो, हर किसी का एस्थेटिक सेंस अलग होता है। किसी को एकदम कुछ भी पसंद आ जाता है और किसी को बहुत ही रिच म्यूजिक पसंद आता है, चाहे वो वेस्टर्न हो या हिंदुस्तानी हो या कार्नाटिक हो, कुछ भी हो, है ना। वैसे ही हर आर्ट फॉर्म का एक एस्थेटिक सेंस है। आप एंगेज होते हो उसमें या नहीं हो पाते हो, वो सब्जेक्टिव है। बट एक मयार जो है वो तय है, वो लेवल जो है वो तय है, राइट। अगर मुझे पेंटिंग के बारे में जानना है तो मुझे पैब्लो पिकासो को जानना पड़ेगा कि कौन था, विंसेंट वैन गॉग कौन है, वो जानना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे भी ये फिल्म मेकिंग भी वैसी ही एक फील्ड है। तो वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी बना रहे हो उसको कितने एंटरटेनिंग तरीके से, एंगेजमेंट तरीके से आप मैसेज भी पहुँचा रहे हो और ड्रामा भी भरपूर हो उसमें। ऐसा नहीं हो कि भाई बहुत इंटेलिजेंटली बनाया है लेकिन मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। द प्राइमरी थिंग ऑफ फिल्म मेकिंग और थिएटर इज टू इवोक इमोशंस। तो वो जो रस का भाव, यस, वो फील कराते हुए उत्पत्ति। आपको कोई एक चीज बतानी है और वो जर्नी के थ्रू ले जाना है। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है तो फिर मैं डिबेट देख लूंगा यार, पॉडकास्ट देख लूंगा, या कोई डॉक्यूमेंट्री देख लूंगा, कुछ किताब पढ़ लूंगा। हाँ बिल्कुल। ये अब इसमें ऐसे नहीं, मैं filmmakers यहाँ जो- डिसएग्री करता हूँ। किताब भी अगर तू फिक्शन पढ़ रहा है तो वो भी फील कराता है ना, हाँ हाँ, लेकिन नॉन फिक्शन पढ़ रहा है तो फिर लेकिन कुछ उसमें भी- और उसमें भी तू कुछ फील करता है। नॉन फिक्शन कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स के थ्रू तू जानता है, कुछ फील करता है। तो किताब हमेशा तुझे वो फीलिंग देगी ही देगी, ठीक है। हाँ, अब वो लेकिन उसमें किताब भी में एक भी- चीज, उसमें भी एक चीज ये आती है कि वो लिखने वाले ने कैसे लिखा है, उसकी एबिलिटी क्या है। एक बहुत कितना अच्छी चीज interesting सुनी थी तरीके से मैंने, लिखा है। हाँ, एक मैंने बहुत अच्छी चीज सुनी थी। प्ले राइट है, मराठी प्ले राइट और इंडिया के सबसे बड़े प्ले राइट्स में से एक है महेश एलकुंचवार जी। मैं इज वन ऑफ वही माई, बोलने वाला था। हाँ, इज वन ऑफ माई फेवरेट प्ले राइट्स। तो विजया मेहता, इफ यू नो, उनका एक ग्रुप था जिसमें नाना पाटेकर सर भी थे, है ना। और नाना वो पाटेकर थे और गोखले भी थे, सर भी थे, हाँ, विक्रम यस गोखले। यस। तो उनका एक ग्रुप होता था, वो वर्कशॉप वगैरह किया करते थे और महेश एलकुंचवार जी के जो प्लेज लिखे हुए थे तो वो परफॉर्म करते थे। तो विजया मेहता जी ने एक इंटरव्यू में या फिर कहीं एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पे महेश सर भी थे, तो उनके बारे में कहा था कि अच्छे राइटर
कि पहचान क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि जो राइटर आपके पांचों सेंसेस इवोक कर सकता है वो राइटर अच्छा है, उसकी राइटिंग एबिलिटी उतनी ग्रेट है। एंड महेश एलकुंचवार हैज़ दैट, उन्होंने बोला था। एंड देन मैंने उनको पढ़ा था, एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों कुछ राइटर्स हमें अच्छे लगते हैं, है ना। एक राइटर ऐसे हैं कि खालिद हुसैनी, वो भी ऐसी ही हैं। हाँ। मैंने 1000 स्प्लेंडिड सन्स पढ़ी थी, तो तब यही चीज़ मुझे फील हुई थी कि ये इतना डीपली इम्पैक्ट क्यों कर रहे हैं मुझे, है ना। मुझे वैसा बहुत सारी, फर्स्ट मेरी जो किताब थी जिसने मुझे सटल तरीके से ये एहसास दिलाया वो हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंगबर्ड, कि वो छोटी से बच्ची के थॉट प्रोसेस से, उसके विजन से जो पूरी नरेशन किया है उस किताब में, और सटल तरीके से जो रेसिज्म के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो मुझे बहुत ही पर्सनली, क्योंकि वो आपको ऐसा ऑन द फेस नहीं बोलता कि ये टॉपिक के बारे में हम बताना चाहते हैं, वो सटल तरीके से वो नेचुरली आपको फील होता है। जैसे फैंड्री में है, क्योंकि फिल्म ऐसा उस फिल्म के दौरान कभी आपको वो डिस्कनेक्शन महसूस नहीं होता है कि किसी टॉपिक के लिए उसे बताने के लिए फिल्म बनाई गई है कि इस टॉपिक पे। कुछ लोग होते हैं ना, मुझे अभी स्वच्छ भारत, स्वच्छता के लिए फिल्म बनाई नहीं है, उस टॉपिक सोच के फिर बाद में कुछ एक नैरेटिव क्रिएट करता है, बट अल्टीमेटली अगर वो आप उससे इंगेज ना हो रहे हो तो वो कनेक्शन नहीं होता है लोगों के बीच में। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स वैसी ही बनती है ना। तो रिसेंटली ये तो आपकी हाँ, कुछ बोल रहे थे तुम। हाँ, रिसेंटली आपने ऐसी कौन सी फिल्म देखी जिसको देख के आपको वो प्रभाव रह गया आपके साथ, सोशो पॉलिटिक जॉनर में? मैंने मैंने अभी शायद कौन सी पोचर फिल्म सीरीज देखी देखी थी। मैंने पोचर देखी थी। पोचर यस, रिची मेहता की जो सीरीज़ है, और वो बहुत डीपली इम्पैक्ट कर गई मुझे, और वो इतना ईज़ के साथ उस दुनिया में लेके जाते हैं। ओके, और जो परफॉर्मर्स हैं वो तो टॉप नॉच उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं। ओके, सो आपको पता है क्या, अगर आप बहुत अच्छे एनालिस्ट हो, आपने फिल्में बहुत देखी, आपने वर्ल्ड सिनेमा देखा, आपने बहुत स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, आपने बहुत अच्छे प्लेस पढ़े हैं, स्क्रीन प्लेस पढ़े हैं, आपका ये एनालाइजिंग दिमाग ठीक है, अच्छा है, और जब आप बैठे हो कोई कंटेंट देखने के लिए, और जब आप ये सब भूल जाते हो ना, ये सब एनालिसिस एक साइड पे रह जाती है ना, तो तब आप समझना, हाँ, तो तब आप समझना कि उस फिल्म मेकर ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आपका एनालिटिकल दिमाग ही साइड में हट गया। ओके, एंड देन सडनली बीच बीच में रियलाइज होते रहता है, अरे यार वो एक सीन है पोचर में कि उसने ऐसा शूट किया हुआ है कि दिव्येंदु भट्टाचार्य वो है उस सीन में, तो वो फोन पे बात करते हैं, और फोन पे बात करते हैं, वो कॉरिडोर में ना आगे पीछे कंटिन्यूसली वॉक कर रहे हैं। हम करते हैं ना कि भाई फोन आया तो हम आगे पीछे कंटिन्यूसली वॉक करते हैं, लेकिन ये ब्लॉकिंग मैंने फिल्म में नहीं देखी थी, या ज़्यादा क्या कहते हैं कंटेंट में नहीं देखी थी। किया तो किया यार, थोड़ा सा चल लिया और बैठ गया, लेकिन दिव्येंदु भट्टाचार्य ऑलमोस्ट वॉक्स फॉर 7 मिनट, वो कंटिन्यूस शॉट है। यस, कंटिन्यूस शॉट है वो, और कंटिन्यूसली वो फोन पे बात कर रहे हैं, हिज डिलीवरिंग हिज डायलॉग। तो ऐसे ऐसे सीन्स हैं उसमें, और मूवमेंट है, कैमरा मूवमेंट्स जो अफेक्ट करते हैं आपको, और आप सडनली किसी इंटरव्यू में आप देखते हो और वो बोलते हैं कि हमने ये सीन ऐसे शूट किया, एंड देन सडनली यू रियलाइज कि अरे यार वो ऐसा था क्या, उस टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आया। इसलिए हम ऐसी फिल्में 2 बार 3 बार देखते हैं ना, तो दूसरी बार देखते समय हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं मिलती है जो हम फर्स्ट टाइम में नहीं पकड़ सके, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम में वो कनेक्ट हुआ है उस फिल्म के साथ। और मुझे एक और फिल्म अच्छी लगी थी, गुलमोहर, मनोज बाजपेयी सर की। उसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ थी, मतलब एक स्टेटस भी है कि एक वो जो वॉचमैन होता है उनके यहाँ, और ये लोग थोड़े से वेल टू डू हैं, तो वो स्टेटस का डिफरेंस भी है। पॉलिटिकल जो डिस्कशंस होते हैं एक फैमिली में,
यंगर जनरेशन और एल्डर जनरेशन में वो भी जनरेशन है, गैप का। जेंडर के ऊपर भी कुछ कमेंट किया हुआ है ना। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, मतलब है तो वो एक फैमिली की कहानी, बट उसमें भी जो कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने डाली है, और ज़बरदस्ती नहीं लगता वो कि ज़बरदस्ती फिट हाँ, कर रहे हैं। अननेचुरल नहीं लगता। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो बहुत ऑर्गेनिकली आता है, आपको कुछ बता के चले जाता है। जैसे कि उसमें एक कैरेक्टर है, वो शी इज़ मुस्लिम कैरेक्टर है, वो उनके घर पे काम कर रही होती है, ठीक है, काम करने वाले। और कुछ एक ये लोग कुछ एक इवेंट हुआ होता है और ये लोग कुछ पूजा पाठ करते हैं ना, तो वैसा वाला कुछ सीन है, मैं अभी परफेक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें दिखाया क्या है फिल्म मेकर ने, कि जो थाली होती है ना आरती की, उसमें दिया वगैरह रखा हुआ होता है, वो इस कैरेक्टर के हाथ में है जो मुस्लिम है, एंड शी इज वर्किंग इन हिंदू फैमिली। तो ये छोटा सा ही विजुअल सब बहुत कुछ कह गया। वो और एक दैट्स वाई मैं ये डिफरेंस फील करता हूँ कि फिल्म इज ऑलवेज अबाउट विजुअल्स, मोर अबाउट विजुअल्स, क्योंकि फॉर लाइक डायलॉग्स यू नीड वर्ड्स, ओके, अनलेस एंड अनटिल यू आर मेकिंग अ कन्वर्जेशनल फिल्म, कि फिल्म ही कन्वर्जेशन बेस्ड है, जैसे 12 एंग्री मैन, ओके, वो हटा दो। अगर वैसे क्राइटेरिया की फिल्म अगर आप हटा दो, तो आपको विजुअल्स पे ही काम करना है। मिनिमम वर्ड्स, मैक्सिमम इम्पैक्ट, क्रिस्टोफर नोलन सेज, ओके, सो आई गो बाय दिस। आपका ये फिल्म अप्रिसिएशन या फिर फिल्मों की तरफ देखने का नज़रिया कब बदला? मतलब बचपन से आपका इसी तरह से क्रिटिकल एनालिसिस था या नज़रिया था, या फिर जैसे, या आपने बाद में डेवलप किया? आपका बचपन में फिल्मों के साथ कैसा रिलेशन था? फिल्मों के साथ टू बी फ्रैंक, मैंने फिल्में देखना स्टार्ट की जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, और बॉलीवुड फिल्म्स। उसके पहले जो भी टीवी पे आता था कुछ देख लिया थोड़ा बहुत, और फिर चल दिए। आई यूज्ड टू लाइक बी वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, सो आई वाज नॉट वेरी कीन टुवर्ड्स फिल्म्स एंड ऑल, ठीक है। हाँ, लेकिन फिल्मों का प्रभाव ऐसे ना वैसे पड़ ही जाता है। आप कुछ सुनते हो, 10 मिनट के लिए भी आप टीवी सेट के सामने बैठे हो तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, यू टेक समथिंग इन। तो एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरी हिंदी अच्छी हुई इस वजह से, हिंदी फिल्म। हाँ, एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मैं किसी भी भाषा को तुरंत अडेप्ट कर सकता हूँ, उसको सीख सकता हूँ, बिकॉज मेरी लिसनिंग बहुत अच्छी है। एंड ये मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं सवाल पूछता हूँ कि मेरी हिंदी क्यों अच्छी है, बीइंग फ्रॉम अ मराठी फैमिली, ओके। खैर, तुम्हारे सवाल के जवाब पे आते हैं। तो बात यह है कि जब फिल्में देखने लगा, और एक मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि जब मैं स्पोर्ट्स को एज अ करियर थोड़ा सा मैंने बोला कि अभी मैं इसमें नहीं करूँगा। आप क्रिकेट खेलते हैं? यस, मैं आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली, बट समथिंग हैपेंड, एंड मुझे हमेशा से ना एक क्यूरियोसिटी अंदर रहती थी कि मैं मंडेन चीज़ नहीं करूँगा, कि आई विल गो एंड गेट अ जॉब एंड आई विल वर्क 9 to 5। आई डोंट नो, आई जस्ट हेट दैट लाइफ स्टाइल। तो फॉर दैट मैं क्या करूँ, फिर एक ऑप्शन था, एंड आई यूज्ड टू मिमिक एवरीबडी, लाइक द कैरेक्टर्स इन माई कॉलेज। तो मेरे दोस्त बोलते थे, तो बहुत अच्छा मिमिक है, तो वो फिल्म में कीड़ा है आपके अंदर। हाँ, तो बहुत कुछ कर सकता है। ये मजाक मजाक में चलता था, एंड देन उसी टाइम फिल्मों का ऑब्सेशन भी हुआ था। सो आई गॉट इनटू वॉचिंग फिल्म्स। तो पैशन सिर्फ फिल्में देखने का था। मैं हर फ्राइडे सिनेमा हॉल में रहता था, ओके, सिंगल स्क्रीन वो भी। और मैं उस क्राउड में शामिल था जो हीरो के एंट्री पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, विसल करते हैं, है ना, और गाना बज रहा है तो नाचते हैं। सो माय फेवरेट फिल्म्स वर राउडी राठौड़ एंड ऑल दिस स्टफ। अक्षय कुमार फैन? यस, हार्डकोर अक्षय कुमार फैन। बट आफ्टर दैट मैं एक सर को असिस्ट कर रहा था, वो फोटोशूट्स वगैरह करते थे, है ना, मॉडलिंग फोटोशूट्स। तो अच्छा, दिस इज व्हेन आई वाज इन डिग्री,
जब मैं बैचलर्स डिग्री कर रहा था। यू वर स्टेइंग इन पुणे दैट टाइम, और आप अपने या hometown? आई एट दैट टाइम मैं पुणे आ चुका था। तो जब मैंने उनको असिस्ट करना शुरू किया तो उन्होंने एक होल लॉट ऑफ डिफरेंट सिनेमा मेरे को दिखाया, एंड इट स्टार्टेड विद शाहिद, फिल्म्स लाइक शाहिद, और फिर आंखों देखी, जो मेरी अभी तक की सबसे फेवरेट फिल्म है ना, रजत कपूर, हाँ, इंडियन फिल्म्स में से। तो ऐसी फिल्में मैंने देखी, एंड देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू थिएटर। और थिएटर में भी जो मेरे सर थे उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था कि भाई कैसी फिल्में अच्छी लगती है, तो मैंने कहा था आंखों देखी और ABCD 2। तो उन्होंने मुझसे बोला था हाँ, उन्होंने बोला था भाई ये कौन सी लाइकेबिलिटी है, ये क्या है। फिर बाद में मैं समझने लगा और स्टडी करने लगा फिल्म एज अ सब्जेक्ट। फिर वो रुचि उसमें आने लगी कि फिल्म भी एक एजुकेशन है, इसका भी एक एजुकेशन लेना चाहिए, एंड देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू वर्ल्ड सिनेमा। यानी ये आपकी जो तैयारी है फिल्मों के लेकर जानने की, ये इंटरेस्ट आपको एज एक्टर बनने इसके दौरान या एक्टर बनने की इस ख्वाहिश से आपने शुरू किया, या फिर आप सिर्फ एज कुछ करना चाहते, तब तक आपको ये क्लैरिटी थी कि मुझे एक्टर ही बनना है? हाँ, जब ये सब हुआ, जब मैं पुणे आया मेरे अंदर ये क्लैरिटी थी कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, तभी मैंने थिएटर ज्वाइन जब किया। आपके दोस्तों ने जो आपके हाँ, दोस्तों ने आपको, जब आप नकल उतारते रहे, तब आपका तय हुआ कि शायद इसमें कुछ, मतलब कब आपको वो हुआ कि यार एक्टर मुझे बनना है? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मैं कोई भी चीज़ करता हूँ ना, तो मैं ऊपर मतलब ऊपरी तरीके से हाँ। मुझे पसंद नहीं आता, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि मुझे किक नहीं मिलती, ओके। तो कोई भी सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करना मेरा नेचर रहा है, ठीक है। वो तो क्यूरियोसिटी, सेम, वो हाँ, इन मतलब जनरल मेरा नेचर ही वैसा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ भी वो ऑर्गेनिकली हुआ, मैंने कुछ ऐसा ठान के नहीं किया कि इसके बाद ये करूँगा फिर वो करूँगा, कोई प्लान नहीं था। मुझे बस था कि मैं थिएटर करूँगा, सीखूँगा इस चीज़ के बारे में। और फिर लकीली क्या हुआ, कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने बहुत सारे डिस्कशंस के थ्रू मुझे शेप किया, और उसी का नतीजा आज जो भी मेरा पर्सपेक्टिव है वो बना हुआ है, ओके। यही ना कि आदमी का सारा जो 97-98% है वो सारा आपके सराउंडिंग से ही, आप कितना बिलीव करते हैं इस थॉट से कि आपका अनुभव, लाइफ के एक्सपीरियंसेस, आप किन लोगों के साथ रहे, उसी का आप एक वर्जन होते हो? हाँ, कंडीशनिंग ही है मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। और उसको आप डिसाइफर नहीं कर सकते कि आप ये इनसे मिला हुआ है, ये इनसे मिला हुआ है। किस हद तक आप डिसाइफर करोगे, राइट? और उसके बाद आपका मार्शल आर्ट, क्योंकि आप स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड जो था आपका बचपन, इस वजह से आपकी रुचि मार्शल आर्ट या इस जो फिजिकल मूवमेंट के बारे में कैसे आपको इंट्रोड्यूस हुआ, जो इंडिया में अभी तकरीबन नया मतलब न्यूसेंस स्टेज पे ही है, मूवमेंट आर्ट या मूवमेंट आर्टिस्ट, या सो कहाँ बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ आपको? मेरे अंदर का स्पोर्ट्समैन कभी गया ही नहीं, ओके। एंड मुझे मेरे सर ने बोला था थिएटर करते समय, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बताई थी, पता है एक्टर को क्या कहा जाता है? उन्होंने कहा था एन एक्टर इज एन एथलीट फिलोसोफर। यस, ओके। तो मैंने इस चीज़ को वाकई में सीरियसली ले लिया। तो मैं एज एन आर्टिस्ट मैं देखता हूँ कि मेरे में क्या पोटेंशियल है, तो फिर मैं अच्छा एक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। स्किल्स डेवलप करना, उस एक्टिंग के बारे में प्रॉपरली सीखना, वो समझ सकता हूँ। और फिर मेरे पास अलग से एबिलिटीज़ क्या हैं, आई कैन डांस, आई कैन ऑल्सो लाइक फाइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वाई नॉट यूज़ देम, ओके। एक स्किल सेट बना लो जिसकी वजह से आपको इंडस्ट्री से काम मिले, और आपके पास यूनिक ऐसा क्या है, आपके पास अगर कॉम्बिनेशन हो, जैसे क्रिकेट में होता है ना, प्लेयर अच्छा होता है लेकिन कॉम्बिनेशन की वजह से टीम में नहीं आ पाता,
ठीक हाँ है। वो ऑलराउंडर, अच्छा यस स्पिनर, बॉलिंग। हाँ। यस यस। सो सेम चीज़ यहाँ पे भी थी। तो मेरे अंदर का स्पोर्ट्समैन तो था ही, बट आई फिगर्ड आउट कि जब आप एक्टिंग करने आते हो तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। बॉडी द योर इंस्ट्रूमेंट। हाँ। your body is the only instrument that you have got. And when I read things written by Stanislavski and some other acting tutors, so वो भी यही कहते हैं कि कोई एक डिसिप्लिन फॉलो करो जो आपको बॉडी कंट्रोल दिला दे। एंड मेरे फ्रेंड्स अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखते थे, कुछ लोग मूवमेंट करते थे, कुछ लोग माइम करते थे, है ना। सो आई टू वॉच दैट, एंड मेरा ऐसा था कि मैं हर चीज़ को करके देखूंगा, हर तरीके से मैं अपने बॉडी को ट्रेन करूंगा। एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू लाइक टू बी अराउंड सच पीपल, एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस टू मूवमेंट। और फिर उसके बाद मेरी अलग जर्नी है, मैंने खुद से कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की, एंड देन आई गॉट टू नो व्हाट हैपन्स इन दैट प्रोसेस। अपनी अगर ऑडियंस को मूवमेंट को अगर समझाना चाहते हो, मूवमेंट क्या है, आप कैसे समझाओगे जनरल ऑडियंस को अभी समझाना चाहते हो मूवमेंट? सो दो चीज़ें हैं, ओके। एक आर्टिस्टिक तरीके से मूवमेंट को कैसे देखा जाना चाहिए, दूसरा फिटनेस के पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जाना चाहिए, ठीक है। आर्टिस्ट चाहे कोई भी हो, पेंटर हो या कोई भी आर्ट फॉर्म करता हो, वो बॉडी को यूज़ करता है, ठीक है। बॉडी की पॉसिबिलिटीज़ आप कैसे जान सकते हो? मोशन से ही जान सकते हो, ओके। एंड वंस यू गेट टू नो कि व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। एंड बॉडी एंड माइंड ये हमेशा जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक और चीज़ है जो कि है ब्रेथ, ये हमेशा इंटरट्वाइंड ही है, ओके। आप योगा की फिलॉसफी उठा के देख लो, कोई भी फिलॉसफी जो बॉडी के बारे में बात कर रही है वो माइंड को भी डिस्कस करती है, वाइस वर्सा ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये साइंस तो है ही है, बट इसी को कैसे यूज़ करके आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल में लाते हो, ठीक है, और उसी को यूज़ करना है आपको। तो एज एन एक्टर आप अपने बॉडी पे काम करते हो, फिजिकल बॉडी, वोकल बॉडी, मेंटल बॉडी। जब तक इसमें सिंक नहीं होता है, जब तक इस पे आपको पूरा कंट्रोल नहीं होता है, अलाइनमेंट नहीं होता और कंट्रोल नहीं होता है, आप अलग अलग चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे मूवमेंट एक चीज़, जब मैंने इस चीज़ के बारे में मैंने और जाना, तो फिर मैं पैटर्न्स डिस्कवर करने लगा लोगों के मूवमेंट में, रिदम डिस्कवर करने लगा मैं लोगों के मूवमेंट में, ठीक है। पहले ये दिखता नहीं था क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन वाला मोड ही नहीं था, ऑब्जर्वेशन थी नहीं। हाँ, वो मोड ही ऑन नहीं होता था। लेकिन जब सामने एक पत्ता भी झूलता है ना, लेकिन बारिश भी गिर रही है, कैसे गिर रही है, क्या रिदम है, नाउ एवरीथिंग अराउंड मी इज आइदर स्टिल और इन मोशन। इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते। नहीं। तो जब ये चीज़ आपके सराउंडिंग में इतनी है और आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, तो सोचो कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी कैरेक्टर और मेकिंग अ कैरेक्टर आउट ऑफ समथिंग, ओके। दूसरी चीज़ मैंने बोला फिटनेस। फिटनेस में भी आप क्या करते हो? आप जिम जाते हो तो एक्सरसाइजेस ही करते हो ना, योगा करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, यू आर मेकिंग योर बॉडी टू डू समथिंग, वर्कआउट। सो understanding your whole human anatomy and its ultimate possibility and its well-being is all related to movement, okay। and if एक बहुत अच्छी योगा की लाइन है, हठ योगा का एक श्लोक है, वो कहते हैं कि आप अगर लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। अब माइंड तो कंट्रोल होता है नहीं, सो यू वर्क ऑन योर बॉडी एंड ब्रेथ। आप बॉडी को कंट्रोल करो, बॉडी को डिसिप्लिन में लाओ,
माइंड अपने आप डिसिप्लिन में आते जाएगा। आप ब्रेथ को काम कर दो, माइंड काम हो जाएगा। तो आप इन दोनों चीज़ों पे आप काम करोगे तो माइंड अपने आप अपने कंट्रोल में आ जाएगा। एंड माइंड कंट्रोल में आ गया, तुम्हारे हैबिट्स, तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारा सब कुछ जो है वो सही से चलेगा, एंड देन इवेंचुअली योर लाइफ विल बी गुड, है ना। सो एवरीथिंग कम्स डाउन टू मूवमेंट, क्योंकि ब्रेथ एंड बॉडी ये तभी वर्क, इनका एक्सरसाइज तभी हो सकता है जब आप इस्तेमाल करोगे इस इंस्ट्रूमेंट को। गॉट इट? सो दीज आर द टू थिंग्स दैट these are the two things that जो मैंने समझा हुआ है ना। एंड अभी आपका जो प्रोग्राम हुआ था मूवमेंट का, कल्चर का, एंड जब आपने इतने सारे वर्कशॉप्स लिए और इतने सारे लोगों के साथ अपने वर्कशॉप के दौरान दूसरे इतने लोगों की बॉडीज जानी, तो आपको क्या नज़र आया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों में? बॉडी जो स्टिफनेस है, पैटर्न्स है, जब आपने पैटर्न्स ब्रेक किए इन लोगों के साथ, तो आपको क्या नज़र आया कि लोगों की हैबिट्स का पे, और क्या बहुत आपको जो आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू हुआ इतने सारे वर्कशॉप्स करने के बाद? पहली बात तो हर बार एक यूरेका मोमेंट महसूस होता है मुझे, है ना। हर एक शख्स एक पैटर्न के साथ जी रहा होता है, वो भी उसकी कंडीशनिंग पे बेस्ड होता है। अगर आप दिन भर बैठ के ही रहते हो, बैठ के ही काम कर रहे हो, तो आपका मेंटल स्टेट भी एक अलग हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो पोस्चर मेंटेन करते हो, आप जो मूवमेंट कर रहे हो, तो वो अफेक्ट करता है आपकी मेंटालिटी पे। और ये रिजिडिटी जितनी बॉडी में होती है वो पास ऑन होती है माइंड में भी, ठीक है। तो फिर मैं दोनों तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ और मुझे क्लियरली पता चल जाता है ना, कि कहाँ लोगों कि इसके बॉडी में कौन सा मसल बहुत स्टिफ है, कौन सा मसल बहुत रिलैक्स्ड है। क्योंकि एक फ्रेंड है मेरी जो थिएटर का हिस्सा भी थी, उसके शोल्डर्स बहुत ऐसे स्टिफ थे। तो मैंने रियलाइज़ किया वो आपके बॉडी के ढांचे से ही पता चल जाता है। मतलब अभी काम कर करके मुझे इतना रियलाइज़ हो चुका है ना। अगर आपके पता है आपका शोल्डर कैसा होना चाहिए, इट शुड लुक लाइक अ हैंगर। हैंगर को देखोगे तो कैसा एक शेप होता है ना, वैसे आपके शोल्डर्स होने चाहिए लाइक, और नेक उसके ऊपर इट शुड लुक लाइक अ बो, क्या कहते हैं उसको, बो, एक kind of बो का anchor, शेप होता है, हाँ एक बो टाइप होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि ये इसके शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, है ना। और इसके बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसे डाइट हम करते हैं कि ये स्पेसिफिकली इस इंसान ने ये खाना चाहिए, देन उसकी हेल्थ में सुधार होगा, तो वो न्यूट्रिशन हुआ, ठीक है, रिलेटेड टू डाइट। मूवमेंट न्यूट्रिशन भी एक चीज़ है। बॉडी अगर आप मूवमेंट ही नहीं करोगे तो वो मसल काम करना छोड़ देगा, या फिर जो वो हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ देगा बॉडी का, हाँ, क्योंकि उसका यूसेज ही नहीं है, ठीक है। आजकल वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि बायोलॉजिकल एज आपकी, अगर किसी की उम्र अभी 22 साल है, वो एज 22 साल है, लेकिन उनकी बायोलॉजिकल एज 34 हो रही है मोर देन, क्योंकि यस अपना मूवमेंट ही नहीं है, डाइट इतना टाइम पे नहीं है, स्लीप इशू है। और मैंने बहुत सारे चीज़ें, बायो हैकर्स, ये सब देखा है कि आपकी डाइट और आपका ब्रीदिंग, इसी से आपकी एजिंग, एंटी एजिंग का भी चल रहा है, बहुत से लोग ये नॉर्म है एंटी एजिंग का। तो इसमें आपकी डाइट, अपना मूवमेंट, इस कितना बड़ा फैक्टर है आपको लगता है? बहुत बड़ा फैक्टर है। दिस इज द प्राइमरी थिंग दैट हैज टू बी टॉट इन द स्कूल्स, मुझे तो ऐसा लगता है। आप आधी उम्र में पहले भी सब रिलेटेड है ना। हाँ, बॉडी, आपकी आधी उम्र निकल जाती है और आप तब किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या न्यूट्रिशनिस्ट के पास या किसी जिम ट्रेनर के पास या किसी, है ना, वेलनेस क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्टर के पास जाके आप ये रियलाइज़ करते हो। तो स्कूल भर में आपने एजुकेशन लिया क्या?
just to नहीं, be in a rat race and constantly competing is what you call education. बट So स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन का भी सब्जेक्ट होता है वो भी इतना, आपका कैसा अनुभव रहा कि क्या अरे कहाँ लैग स्कूल कर रहा है? स्कूल स्कूल में विसल के अकॉर्डिंग दो चार पोजेस कर लिए एक दो एक तो वो फिजिकल एजुकेशन नहीं होता है, ठीक है। नहीं। स्कूल में तीन चीज़ें कंपलसरी कर देनी चाहिए आपको, आपके बॉडी और माइंड और आपके ब्रेथ का कनेक्शन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ आपको इंटरनली बैलेंस आउट करती रहेगी, क्योंकि बाहरी लाइफ तो अनसर्टन है ना, तो आप इंटरनली बैलेंस रहोगे तो एक्सटर्नली जो भी चीज़ आएगी डील कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व रखना ही चाहिए, ठीक है, या तो फिर बच्चों किसी को। आर्ट फॉर्म में, हाँ, या फिर किसी आर्ट फॉर्म में, क्योंकि एक क्रिएटिव पावर हर किसी के अंदर होती है, होती है। ठीक है, तो वो कुछ कर सकते हैं उस चीज़ से, उसको डिस्कवर reasoning- उनको, हाँ, उसको उनको डिस्कवर करने देना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ जो मैं बोल रहा था कि क्या कहते हैं, मैंने बोला कि बॉडी माइंड ब्रेथ एंड देन स्पोर्ट्स एंड क्रिएटिव काम जो कुछ भी है, हाँ। एंड थर्ड थिंग इज यस मेंटल न्यूट्रिशन, नो मूवमेंट जो न्यूट्रिशन, जिस तरह के आप पढ़ते हो ये सर। हाँ। नो 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 मूवमेंट न्यूट्रिशन, मूवमेंट न्यूट्रिशन, इसको हाईलाइट करना चाहिए। क्यों पता है, क्योंकि देखो एजिंग क्या है, एजिंग एक प्रोसेस होता है, तो बेसिकली आपका जो जीन होता है ना, ओके, तो उसके वो अगर आप जीन को देखोगे तो एक टेल होता है उसके एंड पार्ट में, ठीक है, उसको कहते हैं टेलोमियर्स, ओके। वो टेलोमियर्स की एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, और अगर वो टेलोमियर्स की लेंथ कम होते जा रही है तो आपकी एजिंग हो रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जिसकी एज ज़्यादा है उसके टेलोमियर्स की लेंथ कम है, ओके। तो लेकिन जो शख्स वर्कआउट करता है, जो अपने मसल को हमेशा ट्रेन करता है, जो वेट लिफ्टिंग करता है, जो प्राणायाम करता है और ब्रेथ को कंट्रोल में लाता है ना, उसमें देखा गया है कि ये टेलोमियर्स की लेंथ बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, विच मीन्स यू इंक्रीज योर लॉन्जेटिविटी, यू इंक्रीज योर लाइफ, ओके। सो वर्किंग आउट एंड practicing some breathing exercises leads you to live longer, okay। उसका भी एक कनेक्शन है, आप बॉडी को मूव करोगे कॉन्स्टेंटली, आप रिलैक्स फील करोगे, ओके। रिलैक्स डाउन होने के बाद आपका कॉर्टिसोल लेवल नीचे आएगा। कॉर्टिसोल अगेन इज अ स्ट्रेस हार्मोन, आप जब भी स्ट्रेस में होते हो तो कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी भी एक फैक्ट्री ही है, तुम अच्छा फील कर रहे हो तो उसका भी एक हार्मोन है, तुम बुरा फील कर रहे हो तो उसका भी एक हार्मोन है। तो ब्रेन को पता है कि ये सिचुएशन है, ये इवेंट है, अब मेरे को ये ऐसे ऐसे सो एंड सो केमिकल्स मेरे को रिलीज करवाने हैं, और वो केमिकल्स के सिक्रीशन की वजह से आप एक सर्टन फीलिंग्स फील करने लगते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रैप है, दिस इज ऑल ट्रैप, एंड टू रियलाइज दिस आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, सो यू कैन डील विद इट, गॉट इट। और ये जो अभी मेन ये सारा तो बॉडी ब्रेथ न्यूट्रिशन का आ गया। अभी आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह की चीज़ें सुनते हो, देखते हो, कंटेंट जिस तरह का आप ग्रास्प करते हो, जिस तरह की चीज़ें आप बातें करते हो, इसका भी फैक्टर होता है? क्योंकि अभी आपको जब सवाल पूछा गया था कि अक्षय किस तरह की फिल्में देखते हो, आपने ABCD 2 का नाम लिया और साथ में आंखों देखी का नाम लिया।
तो बहुत सारे लोग जैसे ये ट्राई करना चाहते हैं कि मैं सारी चीज़ें देखूंगा और मैं एक बैलेंस रहूंगा, कि मैं एक तरफ बिग बॉस भी देखूंगा और एक तरफ मैं कोई बड़ी किसी बड़े टॉपिक पे एक बड़ा लेक्चर भी देखूंगा। आपको हाँ क्या लगता है कि हम जो अभी इंस्टाग्राम रील्स है, ये सारी चीज़ें इस पे समय डालते हैं, उसका कोई हाँ अपने ब्रेन पे प्रभाव पड़ता है कि आप एक तरह से कंटेंट देखने से आपको लगता है इससे कुछ इफेक्ट होता है कि ऑब्वियसली होता है। हमें डिटॉक्स करना चाहिए अपने कंटेंट व्यूइंग को भी? ऑब्वियसली होता है। देखो, हम्म, कंज्यूमिंग एक बहुत बड़ा ट्रुथ है, ठीक है। हम्म, लेकिन अगर आप लगातार कंज्यूम करते जा रहे हो तो आप डिटॉक्स नहीं हो पाओगे। हम्म, ओके, जैसे अ वंडरफुल थिंग दैट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम जिड्डू कृष्णमूर्ति इज दैट ही सेज दिस कि आफ्टर ऑल व्हाट इज माइंड, माइंड इज ऑल्सो एन एनर्जी, ठीक है। द थिंग्स यू वॉच, सी, कंज्यूम, वो अक्यूमुलेट हो जाती हैं एक मेंटल स्पेस में। ओके, तो माइंड में अगर बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं तो वहाँ स्पेस नहीं है, देयर इज नो एम्प्टी स्पेस इन दैट, ठीक है। एंड द मोर दैट स्पेस इज फिल्ड, ओके, you will come across negative feelings, anxiety, stress, because there's no freedom in it. So that's why if you observe or meditate, okay, and empty this space out, वो खाली कर दो जो कुछ भी भरा पड़ा है, then आपकी एनर्जी खामखा कहीं और लगेगी नहीं, वो स्टोर होती जाएगी। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी creates more space into mind, and that is real meditation. तो अगर आप डेली स्क्रोलिंग करे जा रहे हो इंस्टाग्राम पे, ये भी देख लूँगा, वो भी देख लूँगा, वो भी देख लूँगा, दिस इज नॉट लाइफ। लाइफ इज यू, लाइफ मीन्स दैट यू हैव टू बी चूजी, ठीक है। आपके चॉइसेस बताएंगे आपका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और आप कैसे सोचते हो लाइफ के बारे में। जस्ट बिकॉज मुझे दिखाना है कि देखो मैं कितना वर्सेटाइल हूँ, मैं ये भी देखता हूँ, वो भी देखता हूँ, वो भी देखता हूँ, तो वर्सेटाइलिटी के हिसाब से नहीं जी जाती है ना लाइफ। एक साइंस है, माइंड भी अपने हिसाब से चलता है, ये बॉडी भी अपने एक हिसाब से फंक्शन करती है। अगर हम उसी साइंस से दूर जाके कुछ और करने लग जाएंगे, देन हमारी वेलनेस का तो फिर पता नहीं कौन ख्याल रखेगा। ओके, मैं बोलने वाला था, एम आई अलाउड टू कर्स? हाँ बोल सकते हो, ये कुछ नहीं, गाली दे सकते हो। हाँ, लग जाएगी। इट्स ओके, इट्स ओके, वो मोमेंट चला गया अगली बार। अभी वो गाली देना भी सेंसेशनल हो गया है कि बिना गाली दिए अच्छा, लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कोई चीज़, एक मूवी बिना गाली दिए हुए आजकल एक ऐसा ऑडियंस की टेंडेंसी हो गई है। आपको क्या लगता है, गालियों का भी एक सही कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए या फिर क्या है? देख यार, एज लॉन्ग एज इट लुक्स ऑर्गेनिक एवरीथिंग इज फाइन। मैं बतौर आर्टिस्ट, है ना, जब कोई फिल्म देखता हूँ, कुछ भी देखता हूँ, मुझे उसमें मैं ढूंढता हूँ कि वो कितना लॉजिकल है या कितना ऑर्गेनिक है, कितना लाइफ लाइक है। मुझे एक ही चीज़ एक्साइट करती है, अगर वो रियलिटी के करीब नहीं है तो फिर मेरा एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। ये मैं ऐसे देखता हूँ, वही है ना। तो कोई और अलग तरीके से देखता होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल नॉट व्यू सच अ कंटेंट। अभी नहीं है, बहुत पहले से कंटेंट में गालियों का तो नहीं, लेकिन अभी 2010 गालिया का जो अभी सीरीज में, वेब सीरीज में देखते तो गैंग्स ऑफ वसीपुर के बाद या फिर मिर्ज़ापुर के बाद आप जियो सिनेमा या कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, कितने नॉर्थ के स्टोरी लाइन पे बेस है, आधे से ज़्यादा वो तो गालियों पे बेस है। वो सेंशनलाइज करना कि गाली देना, मार छोड़ दी या फिर कुछ भी XYZ गाली जो यूथ को मिलता है कि हाँ, वो कितना यूज़ किया जाए। जैसे पुरानी फिल्मों में आइटम सॉन्ग एक फार्मूला बेस हो गया कि हम ये डालेंगे तो ऑडियंस यहाँ पे हंसेगी। जो बोलते हैं ना डायरेक्ट फिल्म मेकर्स, मुझे पता था इस सीन पे तो ऑडियंस ऐसे चिल्लाने वाली है और ये है, तो ये फार्मूला बनाना
क्या आपको कैसे कैसे लगता है कि अभी रिसेंटली जो फिल्में आ रही है या सीरीज आ रही है कि इस गाली पे तो लोग तालियां बजाएंगे और मज़ा आ जाएगा, देखो, दो चीज़ें हैं, वो ऑडियंस को ठीक खुश है। करने के लिए जो किया जाता है? हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो मैं एज एन ऑडियंस क्या देखना पसंद करता हूँ, ठीक है। हम्म। तो मैं तो जो ऑर्गेनिक है, जो लाइफ लाइक है, वो देखना चाहूँगा, ठीक है। बट एज एन एक्टर मेरे पास, अगर मुझे कहीं काम करने का मौका मिला है और फिर वहाँ पे मैं जाके ये चीज़ नहीं बोल सकता कि सर देखो ये ऑर्गेनिक नहीं लग रहा है, आप इसको चेंज कीजिए। क्यों? क्योंकि मेकर्स के डिसीजन कैसे होते हैं, सारा बिजनेस के हिसाब से होता तो है। होता है। इंडस्ट्री जो है वो एक बिजनेस मॉड्यूल के हिसाब से रन करती है, ओके। और पैसा कमाएंगे तो और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो बिजनेस करना बुरी बात नहीं है। बट एज एन आर्टिस्ट आप मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं होती कि मैं उनको जाके बताऊं कि देखो क्या रियल है और क्या नहीं है। मेरी सेंसिबिलिटी मैं मेरे पास रखूँगा, वो अपने पास रखेंगे। क्रिएटिव डिफरेंस हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर सकता हूँ या नहीं भी कर सकता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, एक्टर्स को करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ मनी, बिकॉज उनको अर्निंग भी चाहिए ना, ठीक है। लिविंग कैसे, लाइक यू हैव टू अर्न चला लिविंग, है ठीक है। पर्सनल। तो पर पर्सनली मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि मैं एक ऐसी फिल्म भी कर सकता हूँ जिसमें मैं टोटली बिलीव नहीं करता, बट मैंने एग्री नहीं पैसों करता के उस लिए, फिलोसॉफी हाँ, से। पैसों के लिए काम किया। मैं खुद भी फिल्म नहीं दिखूंगा वो, तुम समझ रहे हो ना। लेकिन कितना, लेकिन उसका भी एक लिमिट होगा ना, खुद का भी आपने सेंसरशिप रखी होगी कि ये चीजें हाँ, तो मैं नहीं करूंगा, इतना बेस लेवल पे तो मैं जाऊंगा नहीं, भले ही अटरली पैसे नॉनसेंस के लिए। कुछ होगा तो क्यों करेगा कोई, कुछ भी नॉनसेंस अगर पिच किया जा रहा है तो नहीं करेंगे ना, राइट। ओके, आप थोड़ा सा एक फिल्मी सा कुछ मसाला टाइप आप डाल रहे हो तो ठीक है, इट्स ओके। आप पैसे लगा रहे हो, आपका प्रोजेक्ट है, आपका विजन है, हम तो उसके पार्ट हैं, हम काम कर रहे हैं, जो भी करेंगे काम एनहांस करें। करने के लिए जो हम कर सकते करेंगे। बट एकदम अटर्नी नॉनसेंस कुछ किया जा रहा है तो फिर लाइक आई नॉट वेंचर इनटू समथिंग लाइक दिस ना। सर्कस। और हाँ, मतलब सर्कस की बात नहीं है, मतलब कोई एक नाम उठा के तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है। उस तरह की हम फिल्में, बिना, हाँ। हाँ, बिना नाम लिए ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, द एंड ऑफ द डे ये सब सब्जेक्टिव है। आपको क्या कि कोई लगता है, किसी को तुम्हें क्या लग सकता लगता है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है, हर एक की सेंसिबिलिटी अलग होती है, अलग। ओके। तो तुम सिर्फ मुझे पूछ सकते हो कि मैं मेरे तहत जवाब दे सकता हूँ, मतलब बट सोसाइटी में आपको क्या लगता होना है चाहिए, सोसाइटी में क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए, ये नॉर्म मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं हूँ। फिर आपको लगता है कि सेंसरशिप होनी चाहिए या सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए कि, क्योंकि अगर आप क्रिटिसाइज कर सकते हो एनिमल जैसी फिल्में या जो भी फिल्में आपको पर्सनली अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके लिए भी स्पेस होना चाहिए इस सोसाइटी में, आपको लगता है ये चीज़? मैं तो पर्सनली एग्री करता हूँ, आपको क्या लगता है? सेंसरशिप होनी चाहिए, और उसको कैसे किया जाता है वो प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है ना। जस्ट बिकॉज मुझे एनिमल अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं लगती मुझे, मेकिंग के हिसाब से मुझे वो पसंद नहीं आई। मुझे स्टोरी, कैरेक्टर, उसे कुछ लेना देना नहीं है। वो कहता है कि तू मेरा जूता चाट, ऐसे लोग होते हैं, इससे भी बदतर होते हैं, इससे भी बदतर होते हैं, मैंने देखे हैं। तो अगर ऐसा कोई कैरेक्टर स्क्रीन पे आ जाए तो देखने वाले के पास एक अक्ल होनी चाहिए ना, कि ये कैरेक्टर कह रहा है कि औरत को कह रहा है कि मेरा जूता चाट, तो देखने तेरा वाले पेल्विस बड़ा है, तू बच्चे ज्यादा पैदा कर सकती है, अच्छे हाँ, पैदा कर सकती है, हट्टे कट्टे। हाँ। तो देखने वाले की सेंसिबिलिटी मैटर करती है ना यहाँ पे, कि क्या मुझे लेना है वहाँ से। ये एक गलत उदाहरण आ रहा है, इसको मुझे नहीं अप्लाई करना है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा भी एजुकेशन होता है ना फिल्म से। आप वांगा को क्यों गाली दे रहे हो? वांगा ने जो दिखाया वैसे लोग हैं, बट मुझे वांगा की जो है उनकी फिल्म मेकिंग का जो तरीका है उनके, वो मेरे को भाया नहीं। वो ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं लगता, वो बड़ा ऐसा फिल्मी लगता है,
ठीक है, उस हिसाब से फिर आप एक साइको किलर, एक रेपिस्ट की कहानी, या फिर एक कुछ ही ऐसा बहुत ही ट्रॉमेटिक सा कुछ अगर आपको बताना है वाया फिल्म, आप तो कर ही नहीं सकते। फिर ये तो पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए शुरू हो जाएगा कि तूने मेरे फिल्म को बैन किया, मैं तेरे फिल्म को बैन करता हूँ, फिर आर्ट बचेगा कहाँ? तुम्हें जैसे मनोज बाजपेयी सर ने कहा ना रिसेंट इंटरव्यू में, तुम अग्री करते हो नहीं करते हो, उस हिसाब से जाओ ना। पब्लिकली ऐसा होना चाहिए, आप नहीं कर सकते ऐसा। हाँ, सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नहीं देखूंगा, लेकिन आप थोप नहीं सकते जनरल लोगों पे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो ये अच्छा ही नहीं हो सकता। पहली बात तो मुझे हर चीज़ पे डिस्कशन क्यों खड़ा होता है यही मुझे समझ में नहीं आता। उसमें डिस्कस करने लायक कुछ होता भी नहीं है। नेपोटिज्म और फिर क्या है ये ऐसा कैंसल कल्चर है ना यार, दुनिया ऐसी है। और आप अगर कुछ शुरू कर रहे हो तो मेक श्योर आप नहीं करोगे इन चीज़ों को। और शुरुआत अपने से करो अगर कोई चीज़ अच्छी हाँ नहीं लग रही तो। हाँ, मैं ऑलरेडी एक इंडस्ट्री बनी हुई है, उधर जाके मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। क्रांतिकारी नहीं सोचते हो आपने आपको? नहीं, क्रांति में मैं भरोसा नहीं करता। आई डोंट लाइक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ स्टफ। ये कब आपके अंदर एहसास आया कि इससे कुछ होने नहीं वाला है क्रांति? क्योंकि यंगस्टर्स में होता है जब। हाँ हुई, मेरे अंदर भी थी। मैं हार्डकोर कम्युनिस्ट था। मैं पीयूष मिश्रा सर वो टाइप कम्युनिस्ट था, ठीक है। हाँ हाँ। और फिर मुझे अक्षय पता चला लेनिन कि यार साखरे ऐसे ही कुछ था। मैं लाल सलाम। व्यंग लेख वगैरह सब लिखता था, है ना। बट एक चीज़ अच्छी है कि उस पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से भी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। हाँ लेनिन से जुडियो कुर्सी तक, मार्क्स से ओशो तक। कन्फ्लिक्ट से ही गुजरोगे तो तुम्हें फ्रीडम मिलेगा ना। केओस से ही गुजरोगे तो साइलेंस मिलेगा ना। साइलेंस का महत्व समझ आएगा। तो वैसे ही होता है ना। सीधा जिडू कृष्णमूर्ति या ओशो या कोई ऐसे व्यक्ति को सुनोगे तो समझ नहीं आएंगी उनकी बातें। एकांत अच्छी बात होती है, ये क्यों बोल रहा है भाई, बोर क्यों कर रहा है। तो वैसे ही है, यू नीड द टर्बुलेंस इन लाइफ टू अंडरस्टैंड पीस। हाँ बिल्कुल। और यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस है। बट समझ में आना चाहिए, बट समझ में आना चाहिए कौन सी जगह से कब निकलना है। लेकिन इससे एक सवाल आता है जो आप बोल रहे हो एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, तो अगर आपको अच्छा एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत लोगों को आता है और बहुत बार चलता है, बहुत बार उठता है कि आर्टिस्ट को अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए जो दर्द चाहिए, इसकी ज़रूरी है कि जैसे बहुत सारे फिल्मों में रॉकस्टार में मतलब लाइफ में बोला जाता है कि अगर तुझे अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो तेरे लाइफ में दर्द चाहिए। What do you think about this question? Ultimately it comes to the melts down to the same question कि चाहिए experiences कितने important ये सबसे बकचोद आइडिया है। ये पता नहीं किसने इन्वेंट किया, ऐसा कुछ होता है नहीं। मुझे भी लगता था, ठीक है। अल्टीमेटली तुम्हारा पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। तुम दुखी हो, तुम पेन में हो, तुम उस पेन को अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो और लिख रहे हो, ठीक है। अच्छी चीज़ हुई तो भी वो पर्सपेक्टिव होगा ना वहाँ पे, तुम्हारे देखने का नज़रिया, और तुम लिखोगे, ठीक है। मतलब आप एसी कमरे में बैठ के भी एक अच्छी किसी सामाजिक टॉपिक पे नोवेल लिख सकते हो। और अगर आप अच्छे फैमिली से भी आते हो तो भी आप निचले तबके के बारे में लिख सकते हो। जैसे बहुत सारे राइटर्स। मुझे एक बात बताओ, बहुत अच्छा एक योगी है जो हिमालय में बैठा हुआ, उसके अंदर एम्पैथी नहीं है? है। सिर्फ उसने वो सोसाइटी से फिजिकली दूर चला गया तो उसके अंदर एम्पैथी नहीं है क्या? है। तो सेम चीज़ एक एसी में बंदा बैठा हुआ है और उसको वाकई में ऐसा लग रहा है कि धारावी का कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है। तो एम्पैथी तो है ना उसके अंदर। तो एम्पैथी है तो एम्पैथी रियलिटी से नहीं। अभी दूसरी बात आती है, एम्पैथी को एक्सरसाइज भी करना है।
वो आप काम से कर सकते हो। हाँ, एम्पैथी तो है Through ना, actions. वो फीलिंग तो है कि उसके जूते में खड़े रह के मैं देखूंगा कि क्या महसूस होता है। लेकिन अगर उसको वाकई बहुत इंटेंसली वो फील हो रहा है, फिर वो एक्शन पे उतर आएगा। मैं एसी में रहता हूँ कि चलो ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, एसी छोड़ दूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। तूने एसी छोड़ा है कल बे, से मैं पैदल चलूंगा। हाँ, लोगों का क्या होने वाला है? तो भाई तू एसी में रहे या कहीं रहे, तू उनके लिए क्या कर रहा है? धारावी के एक 10 फैमिलीज के लिए भी तूने क्या किया, वो भी अच्छी बात है, बेस्ट थिंग है। ऐसे नहीं सोचा जाता, पता है क्या, बहुत ही एक खानों में बिठाया जाता है, एक बॉक्सेस में बिठाने की बहुत गंदी आदत होती है अपने को। और वो जब तक ह्यूमन ये टेंडेंसी है। हाँ, और जब तक यही अ, तोड़ा नहीं जाता ना, तब तक इंसान कुछ नहीं सीखने वाला। ओके, आई एम लाइक अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ जनरलाइजेशन। लेकिन आप अगर सामने वाले को जब तक जानोगे नहीं तो तब तक आप उसी को जो प्री कंसीव नोशन है उसी में उसी नज़रिए से देखते रहोगे ना। क्योंकि दूर से अगर आप किसी इंसान को सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को, आप अभी सेलिब्रिटीज़ का ही ले लीजिए, हम उनको पर्सनली नहीं जानते, जितना हमारा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला है, जितने इंटरेक्शन देखी, उससे हम उनका एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं अल्टीमेटली। लेकिन वो आखिर में यहाँ तक आता है कि आप कितने अच्छे हो चुके हो जज करने में लोगों को। अगर अगर आप किसी हाँ, आपको आप उस इंसान को जानते नहीं हो तो आप बॉक्स में ही डालोगे उस इंसान को कि अगर मुझे लगता है ये कोई इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा तो रूड ही होगा शायद, ऐसा प्री कंसीव नोशन होता है नहीं, कि बात नहीं कर मैं रहा है मैं मतलब रूड हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम्म। जज करना छोड़ दो। जज नहीं करना होगा, कंप्लीटली जज नहीं करना छूटेगा। हाँ। हाँ, जज करना एक नेचुरल टेंडेंसी है, हम्म वो नेचुरली होता है तुम्हारे अंदर, ठीक है। हम्म हम्म बट उसको रियलाइज करना कि ये जजमेंट है, ये हम्म इम्पोर्टेंट है। समझ आई बात? हम्म तुम कैसे खुद को सिखा सकते हो कि जज ही नहीं करोगे? अरे भाई, ये माइंड का काम ही है ना, डिफरेंशिएशन करना, डिस्क्रिमिनेशन करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वरना तुम कैसे समझ एग्जिस्ट कैसे प्रेजुडाइज। करोगे? नहीं नहीं, प्रेजुडिस अलग बात है। एग्जिस्ट कैसे कर पाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर पाओगे विदाउट, इफ यू डोंट हैव पावर ऑफ अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग। जजमेंट, हाँ। ये ऐसा है वो वैसा है ना। तो हम्म वो अगर अलग अलग चीज़ों के बारे में होता तो इंसानों के बारे में भी होगा, ठीक है। बट क्या वो प्री कंसीव्ड नोशन होते जा रहा है किसी के बारे में, अच्छा। और वो रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कभी कभी रिएक्ट कर देते हो, आप, दैट इज टोटल ह्यूमन। बट आफ्टर दैट, डू यू गो एंड अपोलोजाइज, डू यू रिफ्लेक्ट ऑन वॉट यू डिड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस दिखाती है आपके अंदर, समझे ना। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हाँ हाँ, सो दैट इज़ अ थिंग। और तुम मुझे पूछोगे ना, तो मैं अभी हाईली डिसइंटरेस्टेड हूँ चीज़ों में। डिसइंटरेस्टेड कैसे, कि शुरू में बहुत इन्वॉल्व होके जो कोई चीज़ें करता है ना, लाइक कहीं कुछ हो गया, देन आई हैव टू राइट समथिंग, ओके। तो लिख लिख के मैं अपनी चीज़ें बताता था, व्यक्त करता था। फिर बाद में मुझे पता चला कि इट इज़ ऑल chaos, एंड देन आफ्टर दैट आई फाउंड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। और फिर उसमें मैंने देखा कि क्या क्या है, इसको ज़रा जानते हैं। फिर जब मैंने जानना शुरू किया, फिर एक चेंज आया, एंड देन मैं उसके बारे में बहुत बात करता गया, बहुत अनगिनत, हर किसी के साथ मैं वही बात करता रहा। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी तो क्या है, बातें ही हैं, भली हायर इंटेलिजेंस की बातें हैं, बातें ही हैं। देन उसके बाद आई शिफ्टेड टू साइलेंस, कि अभी यार चीज़ें हैं वैसी हैं, यू बी साइलेंट, यू बी एन ऑब्जर्वर एंड वॉच थिंग्स अराउंड विच आर हैपनिंग इनसाइड यू एंड अराउंड यू। सो एक जर्नी रही है मेरी, ठीक है। और तुम जो मुझे सवाल पूछ रहे हो, मैं हर तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ
एंड राइट नाउ अभी मैं एक ऐसे फेज में हूँ कि मैं किसी चीज़ पे कमेंट करना ही मुझे ऐसा लगता है कि यार इट्स ऑफ नो यूज़। बड़ा पेसिमिस्टिक व्यू है बट ये सही व्यू है, क्योंकि यू कांट चेंज ओशो की एक लाइन भी है ना, ओशो की एक इसी हाँ टॉपिक पे एक लाइन भी है ना कि हाँ समझदार इंसान वाद में नहीं पड़ता कभी। हाँ ठीक है। एक अगर आप एक हम्म, इंटेलेक्चुअल डिबेट करने के लिए बैठे हुए हो, उससे कुछ गेन होगा। लेकिन खामखा हम्म, डिबेट करने के लिए ही डिबेट किए जा रहे हो तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। वो एक ईगो ओरिएंटेड ईगो काम सेटिस्फाई होता करना है। है। हम्म, हाँ ठीक है। हम्म, तो आप अपने ईगो को सामने वाले को सेटिस्फाई कर दिखाने के रहे हो। लिए कि आप कितना। हाँ ठीक है। आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि इस डिबेट से हम दोनों कुछ गेन करने वाले हैं, हाँ, है ना। तो वो मैं इस अभी चीज पे ऐसा आ हो जाता चुका है हूँ कि कि दिखाने के लिए कौन कितना अच्छा बोलता है। हाँ राइट नाउ आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट मोमेंट इज एवरीथिंग। द हम्म, ओनली द ओनली गिफ्ट दैट यू हैव इज मोमेंट। ओके। हम्म, कितनी ही बड़ी चीज़ कर लो यार, तुम कल नहीं कर सकते, हम्म, तुम मोमेंट में ही कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि मैं एक फ़िल्म कर लूँगा, फिल्म तुम कल कैसे। हम्म, एक टाइम फ्रेम जानने के लिए हम कल परसों, है ना, 2 दिन पहले, ये हम लोग बोलते 4 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल पहले, ये हम्म, टाइम फ्रेम जानने के लिए ये यूज़ करते हैं। बट काम तो मोमेंट में ही होता है ना। देर इज़ नो हम्म, पास्ट एंड देर इज़ नो फ्यूचर, देर इज़ ओनली कंटिन्यूस चेन ऑफ नाउस प्रेजेंट। प्रेजेंट। हम्म, तो ये चीज़ मैं समझ चुका यस। हूँ। और उस जो ये चीज़ समझता है ना, वो समझता है कि अटेंशन एक गिफ्ट है जो इंसान को मिली हुई है। हम्म, आप अटेंशन प्लेस कर सकते हो किसी चीज़ पे। मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना ही खा रहा हूँ, हम्म, मैं कुछ देख रहा हूँ तो देख ही रहा हूँ, मैं हम्म, कुछ लिख रहा हूँ तो लिख ही रहा हूँ, मैं पेड़ को देख रहा हूँ तो पेड़ को ही देख रहा हम्म, हूँ। तो आप इतनी सिंपल चीज़ करो, बस उससे ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल लाइफ कोई और चीज़ नहीं है। देर इज़ नो नीड टू लुक आउट फॉर क्रिएटर ऑफ गॉड और समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना, हम्म, समथिंग हायर एक्सपीरियंस, और है ना, ऐसा कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। यू बी इन द मोमेंट, दैट इज़ ऑल। ओके। एंड इफ द बहुत अच्छा एंड लगा आज। देर यस एंड इफ देर इज the eternal reality which exists out of your हम्म, frame of thinking, it will हम्म, seek you. These are not my हम्म, words, this is said by Jiddu Krishnamurti. Have a mind which is completely free, which has हम्म, whole lot of space, which has whole lot of energy, and the mind हम्म, which is not seeking anything, which is not wanting anything. Have such a mind. Don't think what is beyond that. हम्म, And whatever there is beyond, that thing will seek such a mind. हम्म, Which means God also seeks such a mind. हाँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ मोमेंट जीना है सिंप्लिसिटी से। ओके, अंडरस्टूड। सो यस। माई लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ आर्ट, different forms of art, literature, okay, drama, okay, and into that also acting and filmmaking, films, and the other part like fitness, sports, okay, all these things, they come to like a one common and single point, and that is the spiritual upliftment, and that is the goal of human life, Oneself, हाँ. and that is the Yes. goal of human life. And how can you do it? Do whatever you are doing with complete attention, be in the moment. Being in That's the all. moment. Hmm. That's all. Simple as that. It was a great session, अक्षय सर. हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए आज.
मूवमेंट से लेके स्पिरिचुअलिटी मूवीज़ एंड एवरीथिंग. तो Yes. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम ये सेशन और कर सके नेक्स्ट एपिसोड. I felt really wonderful, and I am also very keen that how people will respond and To this one, हाँ. share their ideas about this conversation, because it was a like roller coaster. Okay, मतलब सीधा कुछ था ही नहीं. कहीं के कहीं डॉट्स कहीं बहुत सारे ज्वाइन हैं. कर रहे थे ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन, एंड या आई एंजॉयड, एंड आई वुड लव टू बी again on this podcast to discuss with you. And it is a very pleasurable feeling to just converse on different topics, especially with you. Okay, and yeah, that's it.